नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान और ये है कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरबीएसई बोर्ड की। और हमने पढ़ लिया था पहला पाठ। दूसरा पाठ है जिसमें कि मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ हैं, जिसमें हमने प्रेक्षण जो अध्ययन विधि है वो भी हमने पढ़ ली थी। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं केस स्टडी, यानी केस स्टडी, केस अध्ययन विधि। तो ये क्या है इसको विस्तार से देखेंगे और कक्षा 11 के पाठ्य पुस्तक में इसमें क्या नई चीज़ आपको मिलती है वो भी हम यहाँ देखेंगे। मनोविज्ञान की यह एक प्रमुख विधि है। इस विधि का उपयोग नैदानिक मनोवैज्ञानिकों, निदान का मतलब होता है क्लिनिकल, यानी कारण ज्ञात करना। याद रखना आप, एक शब्द होता है निदान, एक होता है उपचार। तो निदान का मतलब होता है कारण का पता लगाना। कारण का पता लग जाता है तो फिर उपचार भी जो है वो हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तियों के रोगात्मक लक्षण को, तो लक्षण पहचानने के लिए, सिम्टम्स पहचान करने तथा उसके कारणों को पता लगाने के लिए जो है इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। तो केस यानी केस का अर्थ ही क्या होता है? कारण। केस यानी कारण, तो एक तरह से कारण जो है उसका पता लगाया जाता है इसमें। इस विधि में मनोवैज्ञानिक किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसके जीवन के सभी तरह की घटनाओं, उसके साथ माँ के गर्भ में आने के समय से ही घटित हो रहा है का एक विस्तृत इतिहास तैयार किया जाता है। ठीक है ना। तो केस स्टडी मतलब उसका पूरा जो जीवन है उसका बचपन से यानी जन्म से लेकर और वर्तमान तक देखते हैं कि कहाँ कहाँ से किन परिस्थितियों से गुजरा है। तो इस विधि को केस विवरण विधि यानी केस हिस्ट्री विधि भी कहा जाता है। तो केस स्टडी और केस हिस्ट्री एक ही है, ध्यान रखना, यानी उसकी पूरी हिस्ट्री खंगाली जाती है। अब इसके गुण क्या है? नैदानिक विधि में, यानी इसको नैदानिक विधि भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कारण पता लगाए जाते हैं। और कारण कैसे पता लगेंगे? जब हिस्ट्री देखेंगे हम किसी व्यक्ति की। मान लीजिए कोई व्यक्ति असफल हुआ या सफल हुआ, तो वो क्यों हुआ, पीछे उसने कितने प्रयास किए। में मनोवैज्ञानिक चूंकि प्रत्येक अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति का एक अलग विस्तृत इतिहास तैयार करके उसके कारणों का पता लगाते हैं, इसलिए इस विधि द्वारा व्यक्ति का गहन अध्ययन संभव है। नैदानिक विधि द्वारा व्यक्ति के मानसिक तथा शारीरिक विकास क्रम को अच्छी तरह जांचा जा सकता है, यानी उसका मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास, क्या क्या गतिविधियां रही। इस विधि द्वारा अध्ययन करने में मनोवैज्ञानिकों को इस बात की भरपूर जानकारी हो जाती है कि व्यक्ति किन किन वैयक्तिक अवस्थाओं से गुजर चुका है तथा उनका प्रभाव उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर क्या पड़ता है। यानी व्यक्ति अच्छी परिस्थितियों में रहता है, क्या फ़र्क पड़ता है। ननिहाल गया, क्या फ़र्क पड़ा। बाहर कहीं शहर में पढ़ने गया, क्या फ़र्क पड़ा। अलग अलग परिस्थितियों में परिवार में झगड़ा हुआ, क्या फ़र्क पड़ा। अगर उसकी पूरी हिस्ट्री खंगाली जाए तो फिर उसके शारीरिक मानसिक विकास को गहनता से जांचा जा सकता है। ये इसका फ़ायदा है। तो केस स्टडी या केस हिस्ट्री, नैदानिक विधि भी कहते हैं इसे, में चूंकि अध्ययन का आधार केस विवरण है, अतः इस विधि में, अब हम चलते हैं थोड़ा सा इधर लेफ्ट, इस विधि में व्यक्ति की समस्याओं एवं उनके संभावित कारणों पर, तो कारण का ध्यान रखना, सीधा प्रकाश डालने का सुनहरा अवसर मनोवैज्ञानिकों को प्राप्त हो जाता है। इसलिए केस अध्ययन जो विधि है वो काफ़ी गहन अध्ययन वाली विधि है। फिर भी कुछ इसमें कमियां हैं, अवगुण। जैसे नैदानिक विधि में व्यवहार के अध्ययन का आधार व्यक्ति का गत इतिहास होता है, जो व्यक्ति के माता पिता, दोस्त, पड़ोसियों द्वारा दिए गए सूचनाओं पर आधारित होता है। अक्सर देखा गया है कि माता पिता, दोस्त या पड़ोसी व्यक्ति की सच्ची घटनाओं या तथ्यों को, विशेषकर वैसी घटनाओं या तथ्यों को जिनका संबंध नैतिकता से होता है, छिपा लेते हैं। होता ना से कई बार आप चला के पूछेंगे भैया आपका दोस्त कैसा है, वो आज इस मुकाम पे है, बचपन में कैसा था, तो आप कहेंगे अरे बचपन में बहुत होशियार था। कामयाब होने के बाद लोग ऐसा कह देते हैं, और असफल होता है तो लोग कहते हैं शुरू से ऐसा ही था। तो लोग जो है वो पूरे फैक्ट नहीं बताते, फलस्वरूप उनके द्वारा जो प्रदत्त सूचनाएं हैं वो दोषपूर्ण हो जाती है, और उस आधार पर जो अध्ययन किया जाता है तो वह भी दोषपूर्ण हो सकता है। व्यक्ति के बारे में पूर्ण विवरण तैयार करने में जो सूचनाएं प्राप्त होती है या जो इतिहास तैयार होता है, उसकी सत्यता की जांच करने का कोई उपयुक्त तरीका नैदानिक विधि में नहीं है। यानी जो सूचनाएं मिली है, चाहे व्यक्ति ने बताई हो, अब मैं मेरी हिस्ट्री बताऊं
तो मैं कह दूँ मैं तो बचपन से ही होशियार था। अब आप उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? मैं कह दूँ नहीं, पहले मैं कमज़ोर था। तो हम उसको केवल कहने से उसके ऊपर निर्भर है, वो झूठा बताए सच्चा बताए, तो इसलिए ये एक इसकी कमी है। नैदानिक विधि द्वारा व्यक्ति की समस्या का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि मनोवैज्ञानिक काफ़ी प्रशिक्षित हो तथा उन्हें साक्षात्कार और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उत्तम ज्ञान हो, क्योंकि साक्षात्कार लेने का अनुभव होता है ना, तभी हम ले पाते हैं और तभी व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर पाते हैं। हमने कभी किसी का इंटरव्यू लिया ही नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हम उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे करें। प्रायः देखा गया है कि इस विधि का उपयोग एक साधारण मनोवैज्ञानिक भी करने लगते हैं। हर कोई उठ के बन गया कि हम भी मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है। ऐसी परिस्थिति में इनसे प्राप्त तथ्यों पर अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता। अगली कमी इसकी केस अध्ययन विधि में यदि अध्ययन में सम्मिलित किया गया व्यक्ति का स्वरूप कुछ अनोखा है तो प्राप्त निष्कर्ष का सामान्यीकरण, ये जैसे इस तरह से एक शब्द आए हैं ना, तो वैसा ही होता है, नहीं किया जा सकता, यानी हम उनका नियम बना नहीं सकते। तो इस तरह से केस अध्ययन विधि क्या थी? व्यक्ति के जो हिस्ट्री है, उसका जीवन है, बचपन से लेके और वर्तमान तक उसने क्या क्या किया, किन परिस्थितियों में रहा, कैसी उसकी संगति रही, वो सब अध्ययन करके उसका मूल्यांकन किया जाता है। कुछ उसके गुण हैं तो कुछ उसके दोष हैं। गुण और दोष तो सभी विधियों में होते ही हैं। अब है साक्षात्कार विधि। अब विद्यार्थियों, आप ये सोच रहे होंगे कि इनके क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। तो ये तो आपको मालूम है, आप पुराने पेपर भी आपने देखे हैं, 3 बार रीट हो गई, और मॉडल पेपर भी आप देखते हैं तो आपको अनुमान लग जाता होगा। साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन इनके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। मॉडल पेपर 24 मॉडल पेपर हम लोगों ने तैयार किया, आपको पता होगा, और वो आपको यस गुरु ऐप जो है मात्र 3 MB का है, उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। जी बना हुआ आपको लोगो मिलेगा और उसमें आपको टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब साक्षात्कार विधि, अब नाम तो सुना ही आपने इंटरव्यू, कि भी इंटरव्यू होता है, और स्कूल लेक्चर के लिए पहले होता था, कॉलेज लेक्चर के लिए होता है, आरएस के लिए होता है, कोई कंपनी में भर्ती होती है तो होता है, आप प्राइवेट कहीं जाते हैं किसी कंपनी में चाहे टीचिंग करवाने तो भी ले लेते हैं आपका इंटरव्यू कि बैठिए, बताइए, अनुभव बताइए, आप क्यों आना चाहते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें होती है, उसमें हम किस प्रकार से उनको उत्तर देते हैं, संतुष्ट कर पाते हैं, वो साक्षात्कार हो जाता है। और अगले के जो मानक है उन पर अपन खरे उतर जाते हैं तो चयन हो जाता है। सामान्यतः 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। बोलचाल में हम कहते हैं इंटरव्यू लिया, उसका इंटरव्यू है, डर भी लगता है ना, इंटरव्यू देने जाना है। तो इंटरव्यू क्या है? 2, अकेले का तो होता नहीं है, 2, एक इधर या 2 से अधिक व्यक्ति। भाई इधर 5 लेने वाले, सामने वाला 1, अक्सर यही होता है, 2-3 होते लेने वाले और सिंगल व्यक्ति सामने होता है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी विशेष उद्देश्य, भाई चयन का हो या और हो, आमने सामने की गई बातचीत, पूछा बताया, पूछा, आप देखते हैं इंटरव्यू को साक्षात्कार कहा जाता है। डेंजिन ये क्या कहता है? साक्षात्कार को कुछ इसी अर्थ में परिभाषित करते हुए कहा है, साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवादोचित आदान प्रदान है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। यानी जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो सूचनाएं प्राप्त करते हैं उससे कि वो क्यों बनना चाहता है आरएस, क्यों बनना चाहता है वो आईएएस, कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहता है, वह नया क्या करेगा, कोई समस्या उसका समाधान कैसे करेगा, तो उससे पूछ के उसके विचार जानने का प्रयास किया जाता है। करलिंगर ने के अनुसार साक्षात्कार एक आमने सामने की अंतर्वैयक्तिक यानी व्यक्तियों के बीच की भूमिका प्रस्तुति होती है जिसमें एक व्यक्ति भेंटकर्ता साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से शोध समस्या से संबंधित उत्तरों की प्राप्ति के प्रश्न करता है। यानी कुछ खोज वाले, शोध का मतलब खोज से संबंधित हो गया, पूछना चाहेगा आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, अगर आपको कंपनी का मालिक बना दे तो आप कंपनी में नया क्या करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से उसमें जो है वो। अब साक्षात्कार के प्रकार, कार्य या उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। अब हम चलते हैं वापस राइट साइड, कौन कौन से प्रकार है, ये प्रकार है, इसके काफ़ी प्रकार है। नैदानिक साक्षात्कार, क्लिनिकल वही कारण ज्ञात करने वाला,
ठीक है। अक्सर स्कूल में कोई समस्या होती है, बच्चे लड़ लेते हैं तो बुलाते हैं, पूछते हैं हाँ भी तू कहाँ था, उससे पूछते तुमने क्या किया, हाँ तुमने क्या किया, तो वो निदानिक कारण पता लगाते हैं। शोध रिसर्च, निदानात्मक, तो निदान और निदानिक में तो कोई फ़र्क इसमें ज़्यादा कोई नहीं है, निदान और निदानात्मक बना तो उसी से हैं। चयन साक्षात्कार, चलो अपन देखेंगे इसमें सिलेक्शन वाला, अक्सर इसी से ज़्यादा काम पड़ता है अभ्यर्थियों का। केंद्रित साक्षात्कार, रचना के अनुसार साक्षात्कार के निम्नांकित 2 प्रकार बतलाए गए हैं, संरचित और असंरचित। ये आपको 2 याद रखने हैं, संरचित और असंरचित, यानी ये स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड। तो ये है रचना के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे। अब है सभी इन सभी प्रकार के साक्षात्कारों की व्याख्या। अब सभी को देख लेते हैं। नैदानिक साक्षात्कार कैसा होता है, निदान वाला, क्लिनिकल, यानी वो कारण ज्ञात करने वाला। इसे गहन साक्षात्कार भी कहा जाता है, डेप्थ। क्यों? क्योंकि निदान क्लिनिकल है, क्लिनिक उपचार हो रहा है, तो ऐसा साक्षात्कार है जिसमें भेंटकर्ता साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्ति की अंतर्निहित भावनाओं, प्रेरणाओं, संघर्षों के अध्ययन में अधिक रुचि दिखलाता है। अच्छा, फिर आपने क्या किया, आप कैसे कामयाब हुए, ठीक है। इस तरह के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता को यह पहले से पता होता है कि साक्षात्कार लिए जाने वाले व्यक्ति से किन किन भावनाओं, संघर्षों, घटनाओं आदि के बारे में बातचीत करना है। तो इस प्रकार के साक्षात्कार मैंने लिए हैं, मैं लेता हूँ अक्सर टॉपर्स के। तो आप देखना, जैसे कॉमर्स के जो 4th रैंक टॉपर है मनोज जी, SI में जिनकी 3rd रैंक आई है ऑल राजस्थान, प्रकाश जी वीर, उनके मेरे यूट्यूब चैनल पे है। तो लगभग मैं उनको बता देता हूँ कि आपसे मैं इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, पृष्ठभूमि क्या रही, पढ़ाई कैसे की, कितने घंटे पढ़े, कौन कौन सी किताबें पढ़ी, ठीक है। और फिर उनके जो भावनाएं, उनके संघर्ष, उनकी घटनाएं, कहाँ निराशा हुई, कहाँ उनको प्रेरणा कहाँ से मिली, कब विचार आया कि उनको मतलब ऐसा ही बनना है, तो वो सारी चीज़ें। और वो वीडियो आपको देखे नहीं है तो आप यहाँ आई बटन से जो है तो वो इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के साक्षात्कार में जो है वो इनकी बातचीत होती है। अब है शोध साक्षात्कार, रिसर्च वाले। इस तरह के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता, इंटरव्यू लेने वाला जो है किसी शोध समस्या के बारे में विस्तृत रूप से विषय से, जो इंटरव्यू है ना, जो आया सामने बैठा है, से पूछताछ करके आंकड़ों का संग्रहण करता है। यानी उसे डाटा पूछते हैं, अच्छा बताइए फिर कैसे हुआ, अच्छा बताइए फिर क्या हुआ, अच्छा और आपने उस कबीरदास के बारे में और क्या नया पढ़ा। तो इस तरह से, तो इस तरह के साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य शोध समस्याओं के प्रस्तावित समाधान में विस्तृत ब्यौरा तैयार करने के लिए होता है। युंग है ना, वो व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए हैं, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी। इस तरह का शोध अधिकतर उन वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है जो किसी विशेष समस्या का उत्तर तुरंत पा लेना चाहते हैं। अक्सर पुलिस वाले भी अपराधी से इसी प्रकार का साक्षात्कार लेते हैं, अपराध के बारे में और ज़्यादा पता लगाने के लिए। अब है निदानात्मक, डायग्नोस्टिक। इस तरह के साक्षात्कार में इंटरव्यू लेने वाला किसी खास रोग के संभावित कारणों का पता लगाने के लिए विषय से पूछताछ करता है। तो यहाँ कारण का पता लगाया जा रहा है, निदान। इस प्रकार के साक्षात्कार का उपयोग अधिकतर नैदानिक मनोविज्ञान, बात वही आई उपराई थी, क्लिनिकल में होता है, जहाँ मनोवैज्ञानिक और रोगी आमने सामने होते हैं और मनोवैज्ञानिक रोग के छिपे कारणों का पता लगाने के लिए रोगी से कुछ बातचीत करता है। समाजशास्त्रियों द्वारा इस ढंग के साक्षात्कार का उपयोग समाज की समस्याओं का निदान करने के लिए भी किया जाता है। चयन, सिलेक्शन वाला। चयन साक्षात्कार से तात्पर्य वैसे साक्षात्कार से होता है जिसमें इंटरव्यूअर किसी पद या नौकरी के लिए चयन करने के ख्याल से किसी विषय से पूछताछ करता है। यहाँ प्राय साक्षात्कारकर्ता कुछ ऐसे प्रश्न पूछता है, कैसे, उस नौकरी से जुड़े हुए, उसकी चुनौतियों से जुड़े हुए, इस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। विषय की उसकी मनोवृत्ति यानी उसका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, उसकी अभिक्षमता, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, कैपेसिटी कितनी है। उसको कह दिया आपको पूरे जिले का कलेक्टर बना दिया, DM बना दिया, अब आप किसान आंदोलन को कैसे नियंत्रित करेंगे, उसकी क्या थॉट है, उसकी क्षमता, उसका आचरण, कंडक्ट, धैर्य कितना है, उतावलापन है क्या है, आदि के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं। और उनका एक ये भी आदत होती है कि एक व्यक्ति सवाल पूछ रहा है, वो उत्तर दे रहा है, इतने में उसका उत्तर सही आता दिखता है ना, तो वो क्या करते हैं,
दूसरा सवाल पूछ लेते हैं और दूसरे का उत्तर आ रहा है, इतने में पास में बैठा व्यक्ति बीच में रोक के पूछ लेता है, यानी अगले को जो है उसकी बात सुनते नहीं, उसको पता लग गया कि उत्तर आ रहा है, तो ऐसा यानी निरुत्तर करने का भी कई बार प्रयास करते हैं ताकि उसका धैर्य देखते हैं। इस तरह के साक्षात्कार मूल उद्देश्य यह पता लगाना है कि विषयी कहाँ तक अपनी मनोवृत्ति, क्षमता, अनुभव और योग्यता के आधार पर अमुक पद या अमुक नहीं होगा, अमुक होगा, छोटा होगा, पद या नौकरी के लिए योग्य होगा। इस ढंग का साक्षात्कार औद्योगिक मनोविज्ञान, ये ध्यान रखना भाई, औद्योगिक इंडस्ट्रियल और प्रशासन मनोविज्ञान में काफ़ी लोकप्रिय है। उद्योग धंधों में, फैक्ट्रियों वगैरह में, कंपनियों में और प्रशासन में, आरपीएससी, यूपीएससी आदि में जो है काफ़ी लोकप्रिय है। तो कौन सा साक्षात्कार होता है पूछा जा सकता है, तो ये चयन वाला साक्षात्कार। अब है केंद्रित, फोकस्ड। केंद्रित साक्षात्कार का संबंध वैसे लोगों या विषय से होता है जिनमें स्वयं किसी घटना विशेष, जैसे दुर्घटना या कोई विशेष चलचित्र देखा हो या कोई विशेष कमेंट्री सुनी हो। इस प्रकार के साक्षात्कार में सिर्फ उन्हीं परिस्थितियों पर प्रकाश डाला जाता है जिनका विश्लेषण साक्षात्कार से पहले किया जा चुका है। इस तरह के साक्षात्कार में एक साक्षात्कार निर्देशिका होती है जिसमें 2 बातों का उल्लेख होता है। पहले उन सभी क्षेत्रों का उल्लेख होता है जिसमें जांच प्रश्नों को पूछा जाना है, यानी इसमें एक तरह से मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई घटना हुई तो उसमें पूछते हैं कि भाई आपने क्या क्या देखा, तो उसी चीज़ से संबंधित केंद्रित रहता है वो, उसी विषय पर। दूसरा, उनमें उन सभी प्राकल्पनाओं का भी उल्लेख होता है जिनके लिए साक्षात्कार के आधार पर आंकड़े एकत्रित करना है। केंद्रित साक्षात्कार पूर्ण रूपेण अध्ययन किए जाने वाली विशेष परिस्थिति से संबंधित विषय की आत्मगत अनुभूतियों, मनोवृत्तियों, सांवेगिक अनुक्रियाओं पर केंद्रित होते हैं। इन समस्त पूर्व योजनाओं के होने पर भी केंद्रित साक्षात्कार में साक्षात्कार की स्थिति में अपना मत प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता विषय को होती है। तो 5 प्रकार ये हो गए, ठीक है। अब है रचना के आधार पर कि साक्षात्कार किस प्रकार से होगा। तो एक तो है संरचित, यानी पहले से ही प्लान बनाकर तैयार किया गया कि ये क्वेश्चन जो है अपने को पूछने हैं, संरचित साक्षात्कार। संरचित साक्षात्कार वैसे साक्षात्कार को कहा जाता है जिसमें साक्षात्कारकर्ता विषय से पूर्व निर्धारित प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में पूछता है, यानी वो पूरा स्ट्रक्चर, एक ढांचा बना हुआ है कि आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा और फिक्स जो है वो प्रश्न होते हैं। विषय द्वारा दिए गए उत्तरों को एक मानकीकृत फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उनको देखते हैं कि उसका उत्तर जो है वो जो चाह रहे थे उसके अनुसार कितना सेटल बैठ रहा है। इस तरह है इस साक्षात्कार में साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों से एक तरह का प्रश्न एक निश्चित क्रम में पूछकर साक्षात्कारकर्ता एक खास निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस तरह के साक्षात्कार को अन्य नामों जैसे औपचारिक, क्योंकि इसमें फिक्स है पहले से प्रश्न, या प्रतिकृत पैटर्न, एक पैटर्न बना हुआ है फिक्स, वो पूछा जाता है। तो ये इस प्रकार के साक्षात्कार तो अपने को, जैसे मान लीजिए अभी कौन बनेगा करोड़पति चला था केबीसी, तो उसमें हॉट सीट के लिए उनका फिक्स फार्मूला होता है। वो आपसे 5 या 6 प्रश्न पूछते हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आप केबीसी में क्यों आना चाहते हैं, इस प्रकार के, तो सभी से पूछेंगे वो। अब यह है असंरचित। इस प्रकार का साक्षात्कार वो होता है जो अक्सर आरपीएससी, यूपीएससी आदि लेते हैं प्रशासनिक मनोविज्ञान में। इसमें क्या होता है, जैसे किसी से 15 मिनट ही चल गया, किसी का 1 घंटा ही चल गया, किसी से तो उन्होंने कह दिया आपका नाम मनोज कुमार है, अच्छा मनोज कुमार की कोई फिल्म देखी है आपने, बहुत बड़ा हीरो था, तो उसने कह दिया हाँ देखी है, तो बताओ फिल्म का नाम बताओ, या वो कहते नहीं देखी, तो कहा अरे आपने फिल्म देखी ही नहीं, तो ज़्यादातर कहते हैं हाँ ठीक है देखी है, तो उसका कोई प्रसिद्ध गाने का बताओ, तो बोल देगा रोटी कपड़ा और मकान का कोई गाना, तो ठीक है गा के सुनाओ। अब वो गाए तो देखे सोचेंगे यहाँ गाना गाने थोड़ी आए, और नहीं गाए तो कभी इन्होंने कहा है, तो कभी राग सुरीली नहीं है, का राग का नहीं, हम तो गा के सुनना चाहते हैं। तो उनके मूड पर निर्भर है कि वो क्या जांच करना चाहते हैं, उसकी प्रकृति जांच रहे हैं, उसको किस प्रकार से जो है उसका पेशेंस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मतलब असंरचित है। मूड हो गया उनका, उस हिसाब से पूछ लिया, या अगला व्यक्ति खुद किसी बातचीत में कहीं साइड में चला गया, मान लीजिए बातचीत करके वो राजनीति की तरफ घुस गया, तो फिर वो उसी पे पूछते रहेंगे उससे जब तक कि वो निरुत्तर नहीं हो जाए। या कई बार उत्तर दे रहा है तो उस बात को काट देंगे, अचानक दूसरा पूछ लेंगे, सीधे दूसरी दिशा में ले जाएंगे, तो वो उनके ऊपर निर्भर है। तो इस प्रकार का साक्षात्कार कैसा होता है, असंरचित।
तो जो पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। और ऐसे प्रश्न जो है वो पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं। और न तो वह किसी खास क्रम में ही इन प्रश्नों को पूछता है, कोई क्रम होना भी जरूरी नहीं है। सच्चाई यह है कि इस तरह के साक्षात्कार में साक्षात्कार करने वाला किस ढंग का प्रश्न किस क्रम से पूछेगा पहले से कोई निर्धारण नहीं होता, आदमी को देखकर पूछे जाते हैं। इन सभी चीज़ों को साक्षात्कारकर्ता की मर्जी पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि असंरचित है, अपनी इच्छा से पूछेंगे और वह जैसा उचित समझता है वैसा करता है। इस तरह के साक्षात्कार में कोई समय सीमा भी नहीं होती। किसी विषय से कई मिनटों तक पूछा जा सकता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, मैंने खुद ने लेक्चर का इंटरव्यू दिया था आरपीएससी में, तो मेरा 50 मिनट चला इंटरव्यू। मेरे से पहले वाले जो थे उनका 15 मिनट 20 मिनट ही चला। तो मूड पर निर्भर है उनके। ये काफ़ी पहले की बात है जब लेक्चर के लिए इंटरव्यू होता था, 2010-11। तो किसी विषय में कई मिनटों तक प्रश्न पूछे जा सकते हैं और चंद मिनटों में निपटा लिया जाता है। असंरचित साक्षात्कार पर टिप्पणी करते हुए ब्लेक और चैंपियन ने कहा है, साक्षात्कार संदर्भ किसी तरह के नियंत्रण और चेतन प्रतिबंध से जहाँ तक संभव हो मुक्त और स्वतंत्र रहता है। अब इसके लाभ साक्षात्कार वाली जो विधि है सामने बिठाया। 2 प्रकार हो गए संरचना के आधार पे, एक संरचित फिक्स है प्रश्न और एक असंरचित अपनी इच्छा से पूछे, ठीक है। अब प्रश्न रचना के आधार पे कितने प्रकार बन सकता है, संरचित किसे कहते हैं, असंरचित किसे कहते हैं, कई प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। अब इसके लाभ क्या है और सीमाएं क्या है, कमियां क्या है। तो साक्षात्कार का चाहे जिस प्रकार का प्रयोग क्यों न किया जाए, उसमें कुछ सामान्य लाभ और सीमाएं हैं जिन पर प्रकाश डालना अपेक्षित है। इनके सहारे किए गए अनेक अध्ययनों की समीक्षा करने के बाद गॉर्डन ने साक्षात्कार के कुछ लाभों का उल्लेख किया है। साक्षात्कार के द्वारा साक्षात्कारकर्ता कम समय में ही वांछित सूचनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। टाइम कम लगता है, फेस टू फेस मिल लिए। और ये भी आपको पता है, जब तक फेस टू फेस आप नहीं मिलते किसी व्यक्ति के बारे में आप पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे। साक्षात्कार ही एक विधि है जिसमें शोधकर्ता पूर्णतः यह आश्वस्त हो जाता है कि प्रत्यार्थी से पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या ठीक ढंग से की है, यानी वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। आपको मान लीजिए आपके कोई फैक्ट्री है या आपके शॉप है या ऑफिस है, आपको एक लड़के की ज़रूरत है, यानी एक काम करने वाले की। आपने किसी दोस्त को कहा, उसने आपको बता दिया कि ठीक है ये फलां लड़का है और ये आपके जो है वो आ जाएगा कल ऑफिस में, कल से उसको डन कर दें। तो आप क्या कहेंगे, नहीं एक बार मिला दो मेरे से। आप ये कहेंगे कि एक बार थोड़ा मिला दो मेरे से। आप सीधा फ़ोन पे ये नहीं कहेंगे ठीक है डन है किसी दूसरे के थ्रू। आपकी इच्छा रहेगी एक बार उससे रूबरू हो जाए। तो इससे क्या मतलब है, वो एक साक्षात्कारी तो है। साक्षात्कार में प्रश्नों का लचीलापन होने के कारण शोधकर्ता के लिए कम समय में गहन जानकारी प्राप्त करना संभव हो पाता है। इसके अंतर्गत प्रश्न समझ में नहीं आने पर उसे पुनः दोहराकर या कुछ परिवर्तन करके पूछा जा सकता है। कुछ हिंट भी दिए जा सकते हैं। इस ढंग की सुविधा प्रश्नावली विधि में नहीं है। भाई जैसे आप पेपर पे लिख के ले रहे हैं एक मौखिक पूछ रहे हैं तो फर्क आ जाता है। साक्षात्कार में शोधकर्ता यानी यहाँ शोध संबंधी साक्षात्कार के गुण ज़्यादा दिखाए गए हैं। प्रस्तुति पर नियंत्रण रखना काफ़ी आसान होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि साक्षात्कारकर्ता उचित प्रश्नों को पूछ पाता है और साथ ही साथ अभ्यर्थी उसका उत्तर सही ढंग से दे पाता है। साक्षात्कार में शोधकर्ता या साक्षात्कारकर्ता को प्रत्यार्थी से कुछ अशाब्दिक संकेत नॉन वर्बल भी प्राप्त होते हैं। अशाब्दिक संकेत का मतलब वो कैसे बैठा है, पाँव हिला रहा है क्या, उसके हाथों की हरकत कैसी है, किधर वो देख रहा है, आंखें मिला के बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें उसकी आ गई। दूसरे शब्दों में शोधकर्ता अभ्यर्थी की भाव भंगिमा का भी काफ़ी अवलोकन कर पाता है, जो अन्यथा संभव नहीं है। वो पेपर में तो संभव है ही नहीं। इससे मिलने वाले संकेतों के आधार पर प्रत्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तरों के अर्थ सही ढंग से समझ आ जाते हैं। यानी हम हाथों से बताकर, चेहरे से बताकर समझाने का प्रयास करते हैं। इन लाभों के बावजूद कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कमियां हैं। और कमियां तो देखो सभी विधियों में होती है, इसमें भी है। देख लेते हैं इंटरव्यू की क्या क्या जो है वो कमियां हैं। साक्षात्कार में विषयी या प्रत्यार्थी द्वारा दी गई शाब्दिक अनुक्रिया की वैधता को
शोध वैज्ञानिकों ने चुनौती देते हुए कहा है कि चूंकि साक्षात्कार में कही गई बातों के अनुसार शायद ही कभी प्रत्यार्थी अपने वास्तविक जिंदगी में अंत्यक्रिया करता है। क्योंकि वहाँ हम बहुत आदर्शवादी बन जाते हैं। हमें पता है इंटरव्यू ले रहे हैं, या हम गलत बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, अंदर की बातें बोलेंगे कि अभी आप क्यों बनना चाहते हैं, ये आप इस पोस्ट पे क्यों आना चाहते हैं। तो अब निश्चित रूप से एक उसका फिक्स उत्तर होता है जो अक्सर हम लोगों से पूछते हैं, सक्सेस कैंडिडेट से, वही उत्तर हम देते हैं, भले कारण और रहा हो। तो अतः साक्षात्कार में की गई शाब्दिक अनुक्रिया के आधार पर लिया गया कोई निर्णय अधिक वैध नहीं मान सकते। वैध इसलिए नहीं कि प्रैक्टिकल में पता नहीं वो वैसा करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। कई कारणों से ऐसा देखा गया है कि साक्षात्कारकर्ता का ध्यान साक्षात्कार के दौरान दोहराई गई अनुक्रियाओं पर ठीक ढंग से नहीं जा पाता है। जैसे यदि साक्षात्कारकर्ता काफ़ी थका हुआ है, इंटरव्यू लेने वाला है, दिन भर इंटरव्यू चलते रहते हैं, सैकड़ों अभ्यर्थी आ रहे हैं, शाम तक वो थक गए, उबासियाँ आ रही है, चाय पी रहे हैं, अभ्यर्थी आया क्या 5 बज गए, घर जाना है, फटाफट निपटाओ, भी फटाफट निपटाओ इसको। तो पहले बात तो वही करते हैं। अब जैसे वो आया, अब उनकी चाय कॉफ़ी चल रही है, नाश्ता चल रहा है, हंसी टिटोर चल रही है, फिर वो कहेंगे हाँ भी ठीक है चलो एक गाना सुना दो। अब ये तो कोई मेहनत थोड़ी हुआ, तो वो मतलब मूल्यांकन थोड़ी हो रहा है वहाँ फिर। तो वह प्रत्यार्थी की अनुक्रियाओं को ठीक ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में साक्षात्कार के आधार पर कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचना संभव नहीं है। और मेरा ये भी मानना है कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो क्या आप 15-20 मिनट में उसका पूरा मूल्यांकन कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। साक्षात्कार में आत्मनिष्ठा का गुण पाया जाता है। आत्मनिष्ठता यानी कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, उनके विचार क्या है, हमने उनके विचार के अनुसार कहा तो सही है भाई। पूछा वर्तमान में लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, अब वो जिस प्रकार के विचार रखता है, जिस पार्टी से संबंधित है, अगर उसके पक्ष में बोलता गया वो ये बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया, ये हो गया, या उसने कहा नहीं एकदम ख़त्म हो गया, जो भी बोला, तो वो उसको अच्छा लगेगा, यार क्या गजब, वास्तव में खुद के विचार मैच कर रहे हैं ना। तो ऐसा अगर, इसे कहते हैं निष्ठता। अक्सर देखा गया कि साक्षात्कारकर्ता पहले से ही पूर्व निश्चित धारणाओं, आशाओं, पूर्व कल्पनाओं को लेकर साक्षात्कार में पहुंचता है। इस आत्मनिष्ठता के कारण साक्षात्कारकर्ता प्रत्यार्थी के बारे में कुछ आवश्यक अनुमान और सत्यता, व्याख्या आदि करना प्रारंभ कर देता है, जिससे साक्षात्कार के प्राप्त आंकड़ों की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है, यानी सत्यता नहीं रह पाती। शिकोरेल ने यह बतलाया है कि साक्षात्कार संदर्भ एक साक्षात्कार से दूसरा साक्षात्कार तक समान नहीं रहता। कभी कभी देखा गया है कि साक्षात्कार एक नम्र माहौल में संपन्न हो जाता है और कभी कभी एक सख्त माहौल में पूरा होता है। मूड पर निर्भर है। इसका परिणाम यह होता है कि साक्षात्कार संदर्भ में भिन्नता आ जाती है और साक्षात्कारकर्ता के द्वारा अलग अलग किए गए साक्षात्कार के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाता। ब्लेक और चैंपियन ने यह बतलाया कि साक्षात्कार में अंतर साक्षात्कारकर्ता भिन्नता पाया जाता है, जिसके कारण भी इसके परिणाम दोषपूर्ण हो जाते हैं। इंटरव्यूअर वेरिएबिलिटी, अंतर साक्षात्कारकर्ता भिन्नता, ये भी जो है इसमें पाई जाती है। तो जब कई साक्षात्कारकर्ता एक साथ मिलकर किसी समस्या का अध्ययन करते हैं, तो यह देखा गया है कि वे एक ही प्रत्यार्थी के समूह से प्राप्त सूचनाओं के, प्रत्यार्थी मतलब इंटरव्यू दे रहा है, के आधार पर अलग अलग अर्थ निकालते हैं। 4 आदमी बैठे हैं, चारों का अलग अलग माइंड है, बात वो एक ही कर रहा है, चारों अलग अलग अर्थ निकाल लेंगे। कुछ लोग प्रत्यार्थी का धनात्मक रेटिंग करते हैं। अब प्रत्येक के पास में मार्क्स होते हैं, मान लो कि 10-10 नंबर देने हैं, तो कोई 10 में से 10 दे देगा, कोई 10 में से 5 देगा। तो कुछ लोग प्रत्यार्थी का ऋणात्मक कर देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि साक्षात्कार के आधार पर किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंच पाना असंभव होता है। यानी एक आदमी 10 में से 10 दे दिए उसने, एक ने 10 में से 2 ही दिए, तो फिर वो आदमी लेने वाला गलत है या देने वाले गलत है, पता नहीं चल पाता ना कि कहाँ त्रुटि हुई है। तो इस तरह से साक्षात्कार विधि के बारे में हमने पढ़ा, उसके गुण पढ़े, उसके दोष पढ़े। अब है सर्वे विधि। तो इसमें देखिए हम जो है सर्वे विधि के बारे में, और फिर कुछ और जो है इसमें आएगी। सर्वे विधि है, फिर प्रयोगात्मक विधि है, उसके बाद में सर्वे विधि के गुण दोष है, और कौन कौन सी विधियाँ इसमें चलेगी, 4-5 विधियाँ और चलेगी। इनके गुण दोष ऐसे चलेंगे। तो अगले पार्ट में जो है हम इस पार्ट को पूरा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही दूसरा पार्ट पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।